गुड मॉर्निंग एवरीवन। चंडीगढ़ में दोबारा एक बार वैकेंसी आ चुकी है, वो भी कांस्टेबल की। बहुत सालों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद अभी जो कांस्टेबल की भर्ती आई है, तो 2018 में आपका पेपर हुआ था बच्चों, जो आप सभी लोग जानते होंगे। उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। बात यह है बच्चों कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? टोटल वैकेंसीज आपके पास 930 वैकेंसीज हैं। अगर आपको कोई भी पेपर कंप्लीट करना हो बच्चों, तो आपको हमेशा प्रीवियस ईयर एक मदद करता है। प्रीवियस ईयर एक अहम रोल अदा करता है कोई भी पेपर को समझने में। तो आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं बच्चों। मैं रोशन कुमार, कंपटीशन गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात कि हमारे पास सिलेक्शंस की अगर बात करें बच्चों, तो बहुत सारे सिलेक्शंस हैं जो प्रीवियसली हो चुके हैं। चंडीगढ़ पुलिस की बात करें तो चंडीगढ़ पुलिस में बहुत सारे सिलेक्शंस हैं। इन फ्यूचर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहते हैं इस क्लास को ज्वाइन करना, तो आपके लिए नंबर रहेगा 8284867867। सेकेंड नंबर है आपके पास 7986466610। आज की वीडियो जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आज हम आपको हर एक चीज को समझाएंगे कि आखिर क्या था, कैसे क्वेश्चन बना था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो बच्चों, ये कहानी तब की है, ये कहानी है 1991 की। कब की है बच्चों? 1991, 1991। सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव। कहानी यह है बच्चों कि 1991 वो टाइम है जिस समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की भी अर्थव्यवस्था क्या थी? डूबने लगी थी। सिर्फ और सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश था जिसने अपने आप को बाउंस बैक कराया था। किसकी मदद से बच्चों? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म लाया था। एलपीजी रिफॉर्म लाके उन्होंने क्या किया था? भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का पैसा बचा था, तो हमने क्या किया? प्राइवेटाइज कर दिया चीजों को। जब प्राइवेट कंपनीज आई तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आया हमारे पास, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट आया हम लोग बाउंस बैक कर गए। तो सबसे बड़ा योगदान जो है वो मनमोहन सिंह का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जो एलपीजी पॉलिसी है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। और ये कब लाया गया था ये आपको पता चल चुका है, 1991। किसके द्वारा लाया गया था? तो मनमोहन सिंह के द्वारा। एक और क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों? कि कौन सा ऐसा आरबीआई गवर्नर था जो आरबीआई गवर्नर के बाद आफ्टर दैट जो आपका प्राइम मिनिस्टर भी बना? या तो ये कह सकता है कि वह एक लौता प्राइम मिनिस्टर जिसके नोटों पे हस्ताक्षर हैं, वह एक लौता प्राइम मिनिस्टर जिसके नोटों पे भी साइन है, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमने बता दिया इसका आंसर क्या है। कौन से साल में आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। एपीसी क्या है बच्चों? तो एपीसी बहुत ही इजी है। एपीसी इज 1 माइनस एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव। नेक्स्ट कह रहा है कि टोटल इनकम, व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व? तो ये क्या होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब चलते चलते बदलता रहे जो वो कर्व क्या कहलाता है? हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट है बच्चों कि ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। भारतीय संविधान को कब एडॉप्ट किया गया था बच्चों? तो अगर आपसे पूछ रहा है कि एडॉप्ट कब किया गया था, तो दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। कौन से दिन बच्चों? 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने एडॉप्ट किया था अपने संविधान को।
लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि लागू कब से किया था, स्टार्टेड कब किया था बच्चों, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो स्टार्ट किया है बच्चों, वो किया है 26 जनवरी 1950। अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि आखिर ये 26 जनवरी डेट क्यों सर? अगर हमने एडॉप्ट कर ही लिया 26 नवंबर को, तो क्यों नहीं 26 नवंबर को ही हम लागू कर दे रहे हैं? हम 26 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो सुनिएगा बच्चों, 26 जनवरी वो डेट है, आपको पता होगा 1929 का सेशन था, ठीक है। 1929 के सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। किसका? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है बच्चों कि पूरे तरीके से अपने ऊपर अपना राज, ठीक है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये किस दिन? 1929 में जब कांग्रेस का शासन चल रहा था, तब उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। और 1930 में बच्चों, 1930 में रावी नदी के किनारे 26 जनवरी के दिन सबसे पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा हमारा फहराया गया था। तो ये 26 जनवरी के डेट को भूल ना जाए, इसीलिए बच्चों 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया, ताकि ये डेट हम याद रख सकें। नेक्स्ट है, नाउ हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अगर अभी की बात करेगा तो अभी हमारे पास 448 है, ठीक। और अगर पूछेगा कि ओरिजिनल में कितने थे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, तो वो होगा 395। लेकिन पूछा गया है नाउ हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कितने आर्टिकल हैं बच्चों, तो 448। नेक्स्ट, देखो बच्चों, कहते हैं कि व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। अगर कोई देश रिपब्लिक है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? अगर कोई भी देश रिपब्लिक है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? फ्रीडम, बिल्कुल, फ्रीडम रहेगा, आजादी रहेगा, तभी ना हम मान पाएंगे कि हम रिपब्लिक में हैं बच्चों। सोवरेनिटी, जो करना है कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं भाई। डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी नहीं होगा, शासन नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, तो शासन चलेगा कैसे? इसका मतलब आपको फ्रीडम भी चाहिए, सॉवरेनिटी भी चाहिए और डेमोक्रेसी भी चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। सभी के सभी चीजें जरूरी हैं अगर हमें बनाना है इंडियन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर पॉपुलेशन प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग आर केप्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आया तो 2018 में है, लेकिन इसका मुद्दा जो है वो अभी बिहार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीटेशन के चांस भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है बच्चों? वैसा लिस्ट जिसमें स्टेट भी इंटरफेयर करता है और जिसमें सेंटर भी इंटरफेयर करता है। अगर दोनों के दोनों लोग अगर जिस बात को मानते हैं, वो किस लिस्ट में होता है? कंकरेंट लिस्ट में। तो अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना है, जनगणना करना है बच्चों, तो पॉपुलेशन का हक दोनों को है, स्टेट को भी है और सेंटर को भी है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो इस चीज को समझिएगा, पॉपुलेशन में क्या हुआ? पॉपुलेशन में क्या हुआ कि कास्ट के हिसाब से सेंटर ने मना कर दिया कि भैया कास्ट के हिसाब से जनगणना नहीं होगा। लेकिन यही कास्ट के हिसाब से जनगणना कौन करा रहा था बच्चों? हमारा प्यारा स्टेट बिहार। हुआ क्या कि कास्ट के हिसाब से सेंसस चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक अपील हो गई बच्चों, कहां पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील कर दी गई कि भाई साहब कास्ट के हिसाब से सेंसस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर चाहता है कास्ट के हिसाब से सेंसस नहीं हो। और यह मुद्दा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला भाई साहब सेंसस ना हो पाएगा। तो इसीलिए बच्चों कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें दोनों कर सकते हैं काम। तो इसीलिए पॉपुलेशन प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग किसमें आएगा बच्चों? कंकरेंट लिस्ट में। तो ये आपको हमने करंट का भी टॉपिक बता दिया कि बिहार में कास्ट का मुद्दा था कि कास्ट के हिसाब से सेंसस होगा।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो मित्र, अगर हम बात करें अभी के हिसाब से अगर पूछोगे तो 12 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? 12। लेकिन अगर पूछेगा कि जब संविधान बना था तब कितने थे बच्चों, तो जब संविधान बना था तब शेड्यूल थे हमारे पास 8। कितने शेड्यूल थे? 8। दो ही प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन तो यह पूछ सकता है कि अभी क्या है, और एक ये पूछ सकता है कि जब संविधान बना था तब कितने थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई बच्चा भी बता दे। क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? मैं इसकी पूरी कहानी आपको बता सकता हूं। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको अगर पूरी डायनेस्टी याद रखनी है दिल्ली सल्तनत की, तो मेरे पास एक ट्रिक है बच्चा। क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सांस लो। इंग्लिश में हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखो बच्चों, गुलाब का मतलब होता है गुलाम। गुलाम, गुलाम कौन होता है बच्चा? स्लेव होता है। तो इसीलिए सबसे पहली डायनेस्टी जो आएगी वो कौन सी आएगी? स्लेव डायनेस्टी। खिले, खिले का मतलब इसके बाद की डायनेस्टी होगी वो होगी खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी के बाद तो से बनेगा तुगलक। तुगलक के बाद आएगा बच्चों सैयद, और सैयद के बाद आएगा लोधी। ये है डायनेस्टीज। तो इसका मतलब स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? देखो यार क्या क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो मुगल एम्पायर का जो फाउंडर था वो था बाबर। ठीक है बच्चों, और अगर इसकी डायनेस्टीज में सबके नाम याद रखने हैं जो मेन रूलर्स हैं, उनका मेरे पास एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? भाज सा। भाज सा एक शॉर्टकट है जो इसके सारे रूलर्स के नाम आप याद रख सकते हैं। कैसे? बी से बच्चों बाबर, एच से बच्चों हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा इनमें। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है जो आप याद रखिएगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों की इन विच वेद देयर आर 10 मंडल्स? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें 10 मंडल्स हैं? तो मंडल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग कौन सी वेद से हुई थी? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही कितने मंडल्स है बच्चों? 10। तो आंसर क्या बनेगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड हैदर अली डाइड? हैदर अली बहुत ही प्रभावशाली शासक, ऐसा शासक जिससे अंग्रेज भी डरते थे। भारत का ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों को भी अपने तलवे चटवा दिए थे बच्चों। मैसूर का शासक था। क्या नाम था? हैदर अली। मरा कब? 1782। इसके बाद जो शासन में आया वो कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने भी लड़ाइयां लड़ी बच्चों, और वो भी लड़ते लड़ते बेचारा मर गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हेन डिड इंडियन रिबेलियन बिगिन? भारत में अगर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कब से स्टार्ट हुआ, यह पूछा गया आपसे। तो आपको पता होगा वीडी सावरकर नाम का एक राइटर था जिसने बोला था कि इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस, जो भारत की पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई है, वो 1857 से स्टार्ट हुई थी। तो दिस इज द आंसर 1857। 1857 में जो है इंडियन रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चिनाब रिवर जो है वो कौन सी रिवर की ट्राइब्यूटरी है? तो ये ट्राइब्यूटरी जो है ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं रिवर कौन सी है। इंडस।
इंडस की ट्राइब्यूटरी कौन सी है? चिनाब। नेक्स्ट, पूछा है कि इन विच प्रोडक्ट इंडिया रैंक इज थर्ड, कौन से प्रोडक्ट में भारत का स्थान तीसरे स्थान पे है? ये क्वेश्चन रैंकिंग के हिसाब से है बच्चों। हम आपको रैंकिंग का एक बार लिस्ट लिखवा देंगे, जब आप यहां पे एडमिशन लेंगे बच्चों तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है, कितने बारीकी से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो ये कोल में है, जो कोयला उत्पादन पेट्रोलियम उत्पादन है ना बच्चों, उसमें हम किसने नंबर पे हैं? तीसरे नंबर पे हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी नदी पे है? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है? महानदी पे। ठीक है जी, हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है? महानदी। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मैक्सिमम इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में सब जगह नदी है बच्चा, नदी है तो मिट्टी लेके आएगा, बहा के लेके आएगा, और बहा के जब भी लेके आएगा तो कौन सी मिट्टी लेके आएगा? एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट, अगला पूछा है कि लॉन्गेस्ट रिवर, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है बच्चों। ठीक है, और बड़ी नदी होगी तो गंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिजीज इज कॉल्ड बाय फंगी, फंगी, फंगस देखते हो आप लोग, फंगस, कोई चीज अगर छोड़ दो तो फिर फंगी हो जाती है उसमें, तो फंगी जो है वो कौन सी बीमारी लेके आते हैं? तो फंगी की वजह से जो बीमारी आती है दैट इज डर्मेटिटिस। ये एक बीमारी है जो कि फंगी की वजह से होती है। अगर आप चीजों को सही से नहीं रखोगे तो उसमें फंगस लग जाएगा, और फंगस लग जाएगा तो कौन सी बीमारी हो सकती है? डर्मेटिटिस। नेक्स्ट है बच्चों कैंसर कैसे होगा भैया? कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर के कारण क्या है? तो कैंसर के कारण रेडिएशन है क्या? बिल्कुल है सर, अगर रेडिएशन होगा तो आपको कैंसर हो सकता है। मतलब अगर कोई फैक्ट्री में आप लंबे समय तक काम करोगे, वहां रेडिएट हो रहा है तो आपको कैंसर होने के चांस हैं। दूसरा है स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो आपको कैंसर पक्का हो सकता है। तीसरा है बच्चों वायरस, जब वायरस है तो वायरस फैलेगा, स्प्रेड हो जाएगा, और वायरस स्प्रेड होगा तो कौन सी बीमारी हो सकती है? कैंसर हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब ये तीनों का तीनों कारण है जिसकी वजह से कैंसर किसी भी आदमी को हो सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि येलो फीवर जो है आपका, ये पीली बुखार जिसको बोलते हैं, येलो फीवर जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो येलो फीवर जब भी फैलेगा मॉस्किटो के द्वारा, मच्छर। हम बोलते हैं मच्छर से कोई बीमारी नहीं होगी, तो मॉस्किटो से कौन सी बीमारी हो जाएगी हमारी? येलो फीवर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कौन से फॉर्म में रहता है बच्चों? तो ग्लूकोज हमेशा ग्लाइकोजन में रहता है। ग्लाइकोजन क्या होता है समझिएगा, जैसे क्या होता है कि आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, कभी कभी लोग उपवास पे रहते हैं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो वो जो दिन रहता है जिस दिन आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो कैसे चलता है उसका सिस्टम? उसका सिस्टम इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपका ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में स्टोर है, और जब ग्लाइकोजन में स्टोर है तो ग्लाइकोजन धीरे धीरे करके उसको तोड़ेगा, और जैसे तोड़ेगा वो किस में बनेगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही एनर्जी की वजह से आप चल फिर पाते हैं। तो इसीलिए ग्लूकोज जो है वो हमेशा किस में रहेगा बच्चों? ग्लाइकोजन में रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 36.8 होता है वैसे, लेकिन यहां 37 ही दे देता है, 37, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है बच्चों, इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि
If the athlete takes 60 seconds to go once around the circular path of radius 70 meter, the velocity. देखो बुआ, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जो होगा भाई मेरे, वो होगा डिस्टेंस। आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ यार, मैं अगर किसी सर्कुलर पाथ में हूं, सर्कुलर पाथ में अगर मैं घूम रहा हूं, तो जब भी मैं सर्कुलर पाथ में घूमूंगा हमेशा सरकमफ्रेंस से घूमूंगा, बोलो हाँ या ना? मैं अगर सर्कल के चारों तरफ घूम रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? सरकमफ्रेंस घूमूंगा। और जब मैं सरकमफ्रेंस घूमूंगा बच्चा, तो सरकमफ्रेंस हमारा होता है 2πr। ये आपको पता होगा। आर की वैल्यू कितनी दी है? 70 धर देंगे। 60 सेकंड है, 60 सेकंड लिख लो भाई। ये बन जाएगा 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना दिया है बालक? 70 अपॉन 60। कैंसिल कर दो जरा। ये आ गया तुम्हारा 22/3। 22/3 का मतलब होगा 7.33। कितना हो जाएगा बच्चों? 7.33। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना है समझ सकते हैं आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भैया जी बताइए एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। बहुत ही आसान क्वेश्चन यार। मोमेंटम का मतलब पी से डिनोट करते हैं इसको, और पी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यस और नो? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता क्या? समझो जरा ध्यान से। अगर मुझे किसी चीज में धक्का लगाना है, तो धक्का लगाना है तो उसमें क्या करना है मेरे को? सबसे पहले मेरे को मास, कितना भारी है वो सामान, दूसरा चीज वेलोसिटी, धक्का लगाएंगे कितनी तेजी से लगाएंगे, ये बहुत मायने रखेगा। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मास और दूसरी वेलोसिटी। जैसे उसको मोमेंटम दे देंगे वो चल जाएगा। तो अगर हम बात करें मास की, तो मास जो होता है वो हमेशा किस में होगा बच्चों? केजी में होगा। मास केजी में होगा या मीटर में होगा? वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा किस में होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो यूनिट बनेगा वो बनेगा केजी मीटर सेकंड के पावर -2। सो द आंसर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, अब कह रहा है स्टेप इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए हमेशा कौन सा होगा बच्चों? स्टार्ट एंड स्टॉप को दर्शाने के लिए ओवल। ओवल जो है वो दिखाता है कैसे आपका चार्ट जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कैल्शियम ऑक्साइड, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। बहुत इजी क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड है बालक, तो CaO। क्या होगा फॉर्मूला? CaO। अब एक चीज बताओ यार, कैल्शियम का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वो होगा 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना? 40। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कटिंग करो जरा, 8 से 5 बार, 8 से 2 बार, कितना आ जाएगा? 5:2। क्या बनेगा बच्चों? 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द मिसिंग सबस्टांस इन द गिवन रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बालक, SO2 में क्या जोड़ेंगे भाई मेरे कि H2SO3 बन जाए। क्या बन जाए? H2SO3। बहुत ही आसान रिएक्शन है बालक। क्यों? SO2 यहां से मिल गया, SO3 यहां से, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बचा हुआ है। यहां O2 है, यहां O3 है, इसका मतलब O मिला देंगे तो O3 बन जाएगा। और एक्स्ट्रा क्या है? H2। तो क्या जोड़ दोगे भैया? H2O। क्या बनेगा? H2O। आके बाकी जो भी क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर लव योर सपोर्ट।